नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वर्ल्ड टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। वीकली करंट अफेयर सीरीज के तहत आज हम पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट के करंट अफेयर को तैयार करेंगे। और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है, सिंपल फैक्ट्स हैं जिनको अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ है कॉन्फ्यूशियस सॉर्निस शिफॉन। दरअसल इस तरह के जो मुश्किल वर्ड जो न्यूज़ में होते हैं, जिनके नाम से हमें एक हिंट नहीं मिलता कि ये बेसिकली हो क्या सकता है, इस तरीके की चीज़ों से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, देन यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और हमें इन जैसे टॉपिक का बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता, बस हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या, तो इसको थोड़ा देखेंगे। देन दूसरा जो हमारा टॉपिक है अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड्स। तो FAO के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, उसी से ये रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ड्राई लैंड है, राइट, तो ड्राई लैंड क्या होता है इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जो कि मैंने ही बनाई है। आप अगर इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है YouTube चैनल पर अपलोडेड जो वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। सेम वीडियो का PDF भी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दिया है। तो आप प्राची मैम टेक्स्ट बुक करके सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार देख सकते हैं, राइट, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो है PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज शेम इनिशिएटिव। दरअसल ये मैंग्रोव से रिलेटेड है। और मैंग्रोव देखिए थोड़ा सा न्यूज़ में, इसीलिए मैंग्रोव के बारे में जब आप अपना ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट का पोर्शन पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये भी दरअसल एक सर्वे की वजह से न्यूज़ में था। लोकेशन हम थोड़ा देखेंगे ना, इस पार्क के बारे में बेसिक डिटेल पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करें, आइए पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, दैट इज़ कॉन्फ्यूशियस सॉर्निस शिफॉन। देखिए दरअसल क्या है, जो पैलियोलॉन्थोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने एक बर्ड का बेसिकली एंसेस्टर्स हैं उनके फॉसिल्स को जो है डिस्कवर कर लिया है नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में। तो डिस्कवरी ऑफ अ फॉसिल बीक्ड बर्ड एंसेस्टर, ठीक है, तो इस वजह से जो है चर्चा में। तो अब अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज इट, तो बेसिकली दिस इज़ अ बर्ड, या फिर आप मोर एक्यूरेटली बोले तो इस बर्ड के फॉसिल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये एक पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में देखें तो ये बेसिकली जो एक जीनस है ना, एक्सटिंक्ट रावल बर्ड का, वहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका जो वेट था वो 200 ग्राम से भी कम था। और जितनी भी बाकी की स्पीसीज़ है ना यहाँ से रिलेटेड, उनमें सबसे स्मॉलर वन थी, राइट। ये दरअसल एक टूथलेस बीक्ड बर्ड यानी कि चोंच वाले पक्षी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात करें कि जो बेसिकली मेजोइक बर्ड्स होते थे उनसे क्या है डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर एक क्या होता है, एक एडिशनल कुशन लाइक बोन होता है, ठीक है। और बेसिकली इनकी जो फर्स्ट डिजिट ऑफ विंग होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से जो मेसोजॉइक बर्ड्स हैं उनसे ये डिफरेंट होता है, राइट। तो आपको सिर्फ ये वाला एक फैक्ट थोड़ा सा याद हो, और ये जो बेसिकली ये वाला फैक्ट है ये याद हो, और मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये नाम से रिलेटेड ये पता हो कि दिस इज रिगार्डिंग बर्ड। तो उतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था किस तरह का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो उन्होंने 4 नाम दे दिए, गोल्डन मशीर है ना, इंडियन निकतजार, स्पून बिल, वाइट बिल्बस, ये उन्होंने कुछ नाम दिए। इसमें से पूछा इसमें से बर्ड कौन सा नहीं है। तो यही है एक्चुअली मैं जो आपको समझाना चाह रही थी कि कई बार जो नाम ऐसे न्यूज़ में होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली नहीं पता कर सकते कि किस बारे में था, वहाँ से देखिए इस तरह के क्वेश्चन बने आ सकते हैं, राइट। तो हमें बहुत बेसिक नॉलेज बस होनी चाहिए, बहुत डीप में नहीं भी जाएंगे तो भी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज FAO, उन्होंने हाल ही में रिलीज की है एक रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट? अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड, ठीक है। और ये बेसिकली जो उनका एक फ्रेमवर्क था FAO का, एक ग्रीन अर्बन ओएसिस
प्रोग्राम एक फ्रेमवर्क है, उसके तहत ही उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो ये प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपोर्ट का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है और FAO के बारे में आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ ड्राईलैंड्स, राइट। तो ये ड्राईलैंड्स क्या होते हैं? हम दरअसल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी गई एक टेक्निकल डेफिनेशन को यहाँ पे देखेंगे। देखिए, उनका कहना ये है कि किसी भी एरिया को हम बेसिकली वहाँ का जो एरिडिटी इंडेक्स होता है यानी कि AI होता है, इसके बेस पर जो है ड्राईलैंड या फिर किसी और लैंड के रूप में कैटेगराइज करते हैं। दरअसल यहाँ पे ये एक रेशियो होता है, कितना एनुअल जो है एवरेज जो है बारिश हो रही है और कितना वहाँ पे इवेपोरेशन हो रखा है। देखिए, इवेपोरेशन क्या है? जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, है ना, जिन पे धूप पड़ रही है, देन आपका जो है वापस से वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके भी पास जो वो नमी है वो भी बेसिकली इस वाष्पीकृत होती है। तो उसके लिए वर्ड है। तो किसी एरिया में कितनी बारिश हो रही है और कितना पानी जो है वाष्पीकरण के रूप में प्लांट से, वाटर बॉडी से, बाकी चीज़ों से वापस जा रहा है, इसके बीच का जो एक बैलेंस होता है, ये किसी लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। अगर ये बैलेंस ऐसा है कि जितनी बारिश नहीं मिलती उससे ज़्यादा का इवेपोट्रांसपिरेशन हो जाता है, तो एक ड्राई लैंड बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे नमी की कमी हो जाती है, राइट। और यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो बेसिकली एरिडिटी इंडेक्स होता है वो लेस देन होना चाहिए 0.65 के। तो अगर ऐसा है तो UNEP की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो एक ड्राई लैंड होता है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो आपको ये डार्क रेड दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी वेरी हाइपर एरिड एरियाज, राइट। इसके बाद जो आपको ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, ये कुछ आपके क्या है, ये आपके जो है एरिड एरियाज है। येलो कलर में अगर आप डार्क येलो की बात करेंगे, ये आपके सेमी एरिड है, एंड देन लाइट येलो जो है आपके ड्राई सब ह्यूमिड है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है देख सकते हैं, राइट है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। अब हमने रिपोर्ट की बात की, तो रिपोर्ट की क्या की हाइलाइट्स थी, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सिटीज़ है, यानी कि जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं, उसमें से जो 35% हैं वो दरअसल ड्राईलैंड्स पर बने हुए हैं। इसका मतलब हमें अपनी सिटीज़ को मोर ग्रीन करने की ज़रूरत है, मोर वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री की पॉलिसीज़ को अपनाने की ज़रूरत है, राइट। तो देखिए, लेकिन हमने अभी तक इस तरह की अर्बन पॉलिसीज़ नहीं बनाई हैं जो फॉरेस्ट्री को और ग्रीनिंग स्ट्रैटेजी को इनकॉर्पोरेट करती हो इन जो है मेजॉरिटी ऑफ ड्राईलैंड सिटीज़ में। इसीलिए रिपोर्ट की तरफ से ये रिकमेंडेशन दी गई है कि देखिए, अर्बन एरिया के अंदर जो एक हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ रहा है या फिर जो अर्बन एरिया से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, है ना, तो उनको अगर हमें काउंटर बैलेंस करना है तो वहाँ पे हमें जो है एक अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आना पड़ेगा। और इसी के लिए उन्होंने क्या कहा है, देखिए, वैसे लोकल ट्री जो वहाँ के क्लाइमेट के, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन हो, उस तरह के जो लोकल ट्रीज़ हैं उनको आपने ग्रीन स्पेसिंग क्रिएट करना है, उनकी मदद से लोकल कैपेसिटी को बिल्ड करना है, और इसमें जो कम्युनिटीज़ हैं, राइट, उनको भी इन्वॉल्व करना है, राइट। और बेसिकली हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है ताकि अर्बन ग्रीनिंग को हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली जो अगर आप अर्बन ग्रीनिंग करते हैं तो उससे कितना फ़ायदा मिलता है। जैसे जो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन डिपोजिशंस होती है उसको जो है पार्टिकल डिपोजिशंस होती है, ट्री अपने पास कैप्चर कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपटेक करते हैं, जो हमें यहाँ से गर्मी मिल रही है उसमें से कुछ को क्या है रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, बाकी को जो है अपने पास इंटरसेप्ट कर लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, राइट। शेड की वजह से जो आसपास का एरिया है, जो सरफेस है, उसकी कूलिंग रहती है, सॉइल वाटर और न्यूट्रिएंट का ये अपटेक करते हैं, तो एक जो न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहती है वो बेहतर रहती है, ठीक है। फिर ये जो ट्रांसपायरेशन करते हैं उसकी वजह से कूलिंग का एक इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा ये रेनफॉल में आपको मदद करते हैं, राइट है। तो देखिए, जो बेसिकली हमारे फुटपाथ्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर पेड़ों की कतार रहती है तो एक शेडो जनरेट होती है, तो बेसिकली थर्मल कंफर्ट ये हमें देते हैं। जो बेसिकली फॉरेस्ट हैबिटेंट है ना, अगर वो एक जनरेट हम करें अर्बन एरिया में तो बायोडाइवर्सिटी के लिए फ़ायदा होता है, ठीक है।
फिर आप देखेंगे एनर्जी सेविंग होती है, क्योंकि गाड़ी पे और घरों के ऊपर अगर इस तरह की शेडो रहेगी तो कूलिंग करने के लिए हमें जो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो कंपैरेटिवली कम पड़ेगी। ठीक है, तो सिटीज़ में एक तरफ ऐसी सिटी है और दूसरी तरफ ऐसी सिटी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक तो अर्बन हीट आइलैंड जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा अर्बन जो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन जो रन ऑफ होता है और जो इंक्रीज इनफिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें भी जो है कमी आएगी। तो देयर आर ऑलवेज अ बेनिफिट। अगर आप ट्री के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात करते हो, मतलब पेड़ लगाना इसका कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि लाइफ में हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है होते हैं पॉइंट्स, बट पेड़ लगाने के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, राइट। तो हमें बहुत सहेज कर रखना चाहिए पहले के जो ट्रीज़ हैं और नए जो है लगाने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो FAO का ये ग्रीन अर्बन ओएसिस प्रोग्राम है ये क्या होता है। तो इसके लिए पहले जानिए ओएसिस क्या होता है। बेसिकली अगर कोई एक ड्राई एरिया है, ठीक है, एक ड्राई लैंड है, उसके बीच में कोई ग्रीन पैच हो, जैसे डेजर्ट है और डेजर्ट के बीच में एक ऐसा छोटा सा इकोसिस्टम डेवलप हो गया जो कंपैरेटिवली ग्रीन है, जहाँ पे आपको थोड़ा प्लांटेशन, थोड़ा फ्लोरा फ्लोरा दिखता है, तो उसी के लिए ये टर्म हम यूज़ कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है, देखो ये जो प्रोग्राम है ये FAO का जो ग्रीन सिटीज़ इनिशिएटिव है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और बेसिकली यहाँ पे लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना अर्बन में और पेरी अर्बन में, और पॉपुलेशन को जो अगली 3 साल हैं उसमें 100 सिटीज़ में जो पॉपुलेशन है उसको जो है अच्छी सुविधाएं देना, उनको जो है रोजगार के अवसर प्रदान करना, इसका एक तरीका है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो ड्राईलैंड सिटीज़ हैं उनको ग्रीन अर्बन ओएसिस में कन्वर्ट करना है, उनका जो है क्लाइमेट को लेकर, हेल्थ, फूड, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर एक रिजिलियंट बढ़ाना है, और ये अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ानी और आसपास एक नेचुरल एनवायरनमेंट से चीज़ों को हमें सराउंड करना है। ठीक है, तो वही मोटी मोटी समान बातें हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा प्रोग्राम के बारे में, जो FAO है उसका नेम के बारे में, रिपोर्ट का नेम, ड्राईलैंड की क्या डेफिनेशन है UNEP की, इतना याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए ये जो सेम टॉपिक है मैं 2 बार कवर कर चुकी हूँ। वन, जब हम अपना द हिंदू एनालिसिस करते हैं सुबह 7:30 से 8:30 बजे इसकी लाइव क्लास होती है, तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। एक इस पर्टिकुलर मिशन को लेकर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे आके PDF ले सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। तो अभी देखिए यूनियन कैबिनेट ने, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, 20,000 करोड़ रुपए लगभग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए दिए हैं। ये दरअसल पार्ट है हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन का, जिसको सरकार ने जो बजट 2021-22 था उसके तहत अनाउंस किया था। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो न्यू और रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जेक्टिव रखा है कि जो हम एक तो डिमांड का क्रिएशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन का क्या है एक्सपोर्ट करेंगे। अपने देश को ग्रीन हाइड्रोजन के एक हब के रूप में जो है हम सामने लेकर आएंगे। इसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क अनेबल करना है, सपोर्ट इस्टेब्लिश करना है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर इकोसिस्टम को जो है डेवलप करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी फैसिलिटेट करना है, और बाकायदा इस मिशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने जो है फंड को एलोकेट किया है। क्लियर हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे ग्रीन, एक्चुअली 4 टाइप में मोटे तौर पे बांटा जा सकता है। वन इज ब्राउन हाइड्रोजन, इसको समटाइम्स ब्लैक भी बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है कोयले से, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एयर में, तो दिस इज ब्राउन। यहाँ पर नेचुरल गैस से जो है बेसिकली हम हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एयर में रिलीज हो जाती है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस से तो बनती है हाइड्रोजन, लेकिन हम कार्बन को क्या है कैप्चर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, इसलिए कार्बन एमिशन को हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, इसीलिए हम इसको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं।
देन देखिए हाइड्रोजन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से, एक मेथड का यूज़ करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है, वो भी हम लेकर आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, जैसे कि विंड या सोलर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन जनरेट होती है उसी को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। 4 टाइप हैं, क्यों इनमें डिफरेंस है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में काम आ सकता है। करेक्ट है, इतना समझ गए। अब बात करते हैं हमारे 4th टॉपिक की। चलिए, तो देखिए शेम इनिशिएटिव, दरअसल ये क्या है, यहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव रखा है कि हम सस्टेनेबल एक्वाकल्चर करेंगे, ठीक है, इन मैंग्रोव में, ठीक है। ये है यानी कि हमें मैंग्रोव्स को भी बचाना है, लेकिन जिस एरिया में मैंग्रोव्स हैं वहाँ के ज़्यादातर लोग अपने जीवन यापन के लिए श्रिम्प जो है एक्वाकल्चर जो होता है उस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो श्रिम्प एक्वाकल्चर। तो दरअसल इस एक्वाकल्चर के साथ हमें क्या करना है, मैंग्रोव को बेसिकली आप कह सकते हैं इंटीग्रेट करना है, ताकि जो जीवन यापन करने का साधन है वो भी रहे, और इसके अलावा हम मैंग्रोव्स को रिस्टोर कर पाए, है ना, और जो एक आप कह सकते हैं डिग्रेडेशन हो रहा था मैंग्रोव इकोसिस्टम का उसको ठीक कर पाए। इसी के लिए ये इनिशिएटिव सरकार लेके आई है, इस ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, ये सफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशन हम जो है लेकर आएंगे, जिससे मैंग्रोव की रिस्टोरेशन को लेकर जो है होप पैदा होती है। ये क्या है, नया इनिशिएटिव है, राइट। तो देखिए ये कम्युनिटी बेस्ड एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वेस्ट बंगाल में शुरू किया जाएगा, और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली जो श्रिम्प पाउंड होते हैं, जैसे ये तालाब बना हुआ है ना, इसके चारों तरफ मैंग्रोव ट्रीज को जो है प्लांट करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको प्लीज़ याद रखना, इससे स्टेटमेंट बन सकती है। किसके द्वारा ये लेके आया गया है, तो एक तो है बेसिकली एनजीओ दैट इज नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी न्यूज़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। दूसरा है ग्लोबल नेचर फंड दैट इज जीएनएफ, एंड फिर आपका है नर्चरलैंड बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी BEDS, करेक्ट है। इसका नाम प्लीज़ याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट्स ने पहले कुछ अपने जो है कंसर्न जताए थे कि जो अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर हो रहा है, खासकर जो श्रिम्प कलेक्शंस होता है ना, तो बाद में उसके बाद जो क्लीनिंग लार्ज ट्रैक्ट्स होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो फाइनली उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स सरकार लेकर आ रही है, करेक्ट है। चलिए, तो आज तो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे, आसान टॉपिक्स थे। तो अब हमारा है 5th टॉपिक, व्हाट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे बताया गया था बर्ड स्पीसीज गोस अप टू 175। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एक बर्ड सर्वे जो है कंडक्ट हुआ है, कहाँ पर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, और करीब 141 जो है हमें बर्ड स्पीसीज मिली है, जिसमें से 17 क्या है, नहीं है। अगर हम अभी तक की बात करें तो टोटल 175 बर्ड की जो प्रजातियां हैं उनको हम यहाँ पर जानते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये आप केरला का एक मैप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो इराविकुलम नेशनल पार्क है, ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये अगर आप देखेंगे दिस इज वाइडनेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो पेरियार नेशनल पार्क है, ठीक है। ये जहाँ देखेंगे तो अष्टामुदी लेक है, आपकी झील है। ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। इसके अलावा थत्तेकड़ बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर है। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, मैप के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको जो है काम आती है। मैप की लोकेशन हमेशा ही एग्जाम में हेल्प करती है, ठीक है। अब आउटकम क्या रहा है सर्वे का, तो ये जो प्यारी प्यारी हमें फोटोज दिखाई दे रही है वर्ड्स की, इन्हीं से रिलेटेड रहा है। देखो ब्राउनवुड ओल हो या फिर बैंडेड बे कुकोक हो, मालाबार श्रिंक हो या फिर वाइट थ्रोटेड किंगफिशर हो, ये कुछ नाम दिए गए हैं। ऐसी 17 नई स्पीसीज हमें यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई हुई है। एक बार पढ़ लेंगे तो बस ठीक है, उतना काफ़ी है। और यहाँ पर बेसिकली अब अगर इस पार्क के बारे में बेसिक डिटेल की बात करें तो केरला के अंदर जो रेन फॉरेस्ट है उनके दरअसल ये लास्ट रिमेनिंग पार्ट्स बचे हुए हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप यहाँ का है, ठीक है। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था 1984 में, और ये जो साउदर्न वेस्ट कॉर्नर है नीलगिरीज का, वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर जो एक सदाबहारी नदी है, पेनिनियल रिवर है, दैट इज कुथीपुजा, है ना, वो बेसिकली पास होती है इसकी वेस्टर्न साइड से और जाती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फाइनली मर्ज हो जाती है भरतपुजा से। तो देखिए जब भी किसी नेशनल पार्क में कोई रिवर जारी हो, कुछ इस तरह का एक डिफरेंट फिनोमिना हो, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोनों रिवर्स के नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा,
राइट है। इसके बाद देखिए कुछ और बर्ड्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, क्रिस्बन बैक सनबर्ड, येलो ब्राउन बुलबुल, है ना, ब्लैक बुलबुल, इंडियन वाइट आई, है ना, ये सारे भी यहाँ पर जो है काफ़ी एविडेंस में मिलते हैं। ठीक है, ये पाक के बारे में हो गया। अब आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आपसे बेसिकली यही पूछा गया है कि जो कंफ्यूशनार्सिस है, बेसिकली इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। राइट, आसान है क्योंकि हमने पढ़ लिया है। एंड देन जो सिलियन वैली नेशनल पार्क है हमारा, उसके बारे में तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि बस आपको लोकेशंस याद रहें। और इसके लिए आप प्लीज़ जो मैप हमने दिया था, इसकी सारी लोकेशंस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त होता है। आसान करंट अफेयर थे, हमने बड़ी आसानी से कवर किए हैं। जल्द मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। और भूलिएगा मत हमें जो है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में ज्वाइन करने के लिए, जो कि 7:30 से 8:30 होता है रोज़ाना। और वीकली करंट अफेयर की क्लास में तो हम मिलते ही हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।